हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपके इंटर के अंदर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर थोड़ा बच्चे समझते भी हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, बहुत ईजी है। पहले हम डिस्कस करते हैं भाई साहब ग्रोथ जो है ये क्या माजरा है, ग्रोथ क्या चीज़ होती है। फिर हम डिस्कस करते हैं भाई साहब ये डेवलपमेंट जो है ये कौन सी बला है, डेवलपमेंट क्या होती है। तो बहुत इजी है बेटा। ग्रोथ का मतलब होता है सिंपल इंक्रीज, यानी कि बढ़ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जब सेल जो है वो इंक्रीज हो, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ टिश्यूज, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गन्स, या यूं कहें इंक्रीज इन साइज, मास, या यूं कहें वॉल्यूम, या इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ वेट, या साइज, या वेट, या वजन इसका बढ़ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी जानदार के अंदर, किसी भी बंदे के अंदर उसके साइज, उसके सेल, उसके ऑर्गन्स, उसका इंक्रीज होना, उसका वजन बढ़ना, उसका मास बढ़ना, या वेट बढ़ना, या वॉल्यूम बढ़ना। पानी है, टिश्यू है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, इनका इंक्रीज होना बेटा, इसी को हम कहते हैं ग्रोथ। तो ग्रोथ जो होती है ये स्टार्ट होती है सेलुलर लेवल से, याद रखना। ग्रोथ भाई साहब आपकी ये कंडीशन जो है ये स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल से लेकर ये चलती रहती है ऑर्गेनिज्म लेवल पे। याद रखें बेटा, ग्रोथ आपकी ऑर्गेनिज्म लेवल से लेकर सेलुलर लेवल तक चलती रहती है। जैसे मिसाल है, एक सेल है, अब ये एक सेल इंक्रीज हो रहा है और उसके तादाद जो है बढ़ रही है बाय सेल डिवीज़न, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ। या चलकर आगे ये बहुत सारे सेल बनते हैं, उसको टिश्यूज़ का बनना कहते हैं। या सेल जो है आपका उसकी साइज़ में बढ़ जाना, जिसको हम कहते हैं सेल के अंदर जो है इम्बाइबेशन होना, खाना वगैरह अंदर आएगा तो सेल की साइज, मास, वॉल्यूम वगैरह बढ़ेगा ना, तो इसको हम कहते हैं बेटा ग्रोथ। या फिर ये सेल आगे चलकर ऑर्गन बनाए, फिर ऑर्गन की ग्रोथ हो, हमारी जो कद बुत बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, हम जो बड़े हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, अपना जो वजन बढ़ रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा ग्रोथ कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। अब डेवलपमेंट क्या है बेटा, डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेसिव चेंजेस। जब जानदार की बॉडी में अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ आएँ, प्रोग्रेसिव चेंजेस आएँ, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट के नतीजे में क्या होता है, सेल जो है ना इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं आपकी डेवलपमेंट। जैसे ये सेल तो बन गए हैं, मिसाल है बेटा, अब ये सेल आपका स्टीम सेल है, ये डिफ्रेंशिएट हुआ दो सेलों में। अब इनमें से एक सेल आपका मिसाल लंग्स बनाएगा, एक हार्ट बनाएगा, इसको हम कहते हैं सेलों की डिफ्रेंशिएशन, सेलों का अलग अलग काम करना, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब ठीक है, सेल जो है वो साइज में तो बड़े हैं, इसकी साइज के बढ़ने को ग्रोथ कहेंगे, पर ये सेल अलग हुए, अलग ऑर्गन बना रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। या फिर आगे चलकर आपके ये सेल जो बड़े हैं, इसके नतीजे में आपका कद बुद्ध जो बड़ा है, आपकी बॉडी जो इंक्रीज हुई है साइज वगैरह में, अगर डेवलपमेंट नहीं हुई है, जस्ट आपका कद बड़ा है, सेल बड़े हैं, ऑर्गन बड़े हैं, पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, आप अभी भी 18 साल के तो हो गए हैं ग्रोथ के हिसाब से, पर 18 साल के हिसाब से अगर आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, अगर आपका ब्रेन डेवलप नहीं है, ब्रेन 18 साल के बच्चे के हिसाब से नहीं सोच रहा है, अगर आपके ऑर्गन्स, आपकी सोच समझ, या आपके बिहेवियर, आपका इमोशंस, आपका उठना बैठना, आपकी सोचने की सलाहियत, वो अगर डेवलप नहीं हुई है, उसमें चेंज नहीं आई है, तो हम कहेंगे आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है। लाजमी होती है दोनों चीज़ें, ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी तो जानदार में एक चेंजेस आएगी, जानदार एक हमें अडल्ट बनेगा, एक नया सा यंग दिखाई देगा, एक प्रोफेशनल दिखाई देगा, इस चीज़ को हम कहते हैं डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट और ग्रोथ है ना, ये डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे कि एक मोटा मोटा फैक्टर है बेटा, इसका नाम है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से हम देखें तो आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। मिसाल है, आप कौन से इन्वायरमेंट पे रहते हो और उस इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है या नहीं, प्रॉपर डाइट मिल रही है नहीं, प्रॉपर आपकी डेवलपमेंट हो रही है नहीं, और आपको प्रॉपर खाना मिलेगा, पानी मिलेगा टाइम पे,
प्रोटीन लिपिड्स मिलेगा, हेल्दी डाइट मिलेगी, अच्छी संगत मिलेगी, सोबत मिलेगी, अच्छी फैमिली मिलेगी, तो आपकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, प्रॉपर होगी। आपके जो मदर फादर हैं, आपकी फैमिली केयर करती है, तो आप में ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। यानी कि आप ग्रोथ के साथ साथ आपका ब्रेन भी डेवलप हो जाएगा। आप बच्चे के बाद वो बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, ज़्यादा सलाहियत होगी आपकी ब्रेन में, कैपेसिटी, पावर वगैरह, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। और ग्रोथ जो है ना, ये आर्जी प्रोसेस है। आपकी ग्रोथ जब आप छोटे से जायगोट थे ना, तब से शुरू होती है और ग्रोथ चलती रहती है। फिर क्लीवेज होता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, फिर आगे जो माँ की कोख में बच्चा पैदा हो रहा है, इस बच्चे में जो आर्गन बन रहे हैं, फिर सेल अलग डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ आपकी सेलुलर लेवल से होती हुई आर्गन लेवल तक आती है, फिर आर्गन लेवल से चलती हुई आपकी बॉडी में जो आपकी चेंज आ रही है, आपका इंक्रीज हो रहा है वेट वगैरह, वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ आपकी 18 सालों तक चलती है। 18 साल तक आपका जो कद बुद्ध ये चीज़ बढ़ती है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। पर ग्रोथ 18 साल के बाद स्टॉप हो जाएगी। पर मेडिकली हम देखें तो 25 सालों तक ग्रोथ होती रहती है। यानी कि बच्चा जो है माँ की कोख से लेकर 18 साल तक तो फास्ट ग्रोथ करता है। 18 साल के बाद 25 साल या 7 सालों में भी हल्की फुल्की ग्रोथ होती है। 25 साल के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। पर डेवलपमेंट कभी स्टॉप नहीं होती है। डेवलपमेंट आपकी सेलुलर लेवल से स्टार्ट होती है, जैसे सेलों में चेंजेस आ रही हैं। जैसे मिसाल है, अभी ये सेल अलग अलग जीन्स को एक्ट कर रहा है, अलग अलग जीन अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस कहते हैं। आगे चलकर ये सेल बड़े हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, सेल अलग अलग काम कर रहे हैं। आपके अंदर मिसाल है, वही 13 साल के बाद, 14 साल के बाद मूछें हैं, दाढ़ी बनती हैं, आप में जो आवाज़ मोटा होता है, स्पर्म बनती है, ये सारा आपका डेवलपमेंट होता है बेटा, चेंजेस हैं। और 18 साल के बाद भी मरने तक डेवलपमेंट चलती रहती है। आपकी सोच देखो 30 साल 40 साल बाद चेंज होती रहती है। जो माहौल में आप सीखते हो, समझते हो, सुनते हो, जो जो आप महसूस करते हो, जो जो चीज़ों को आप सीखते हो, उसको आप अपने रेस्पॉन्स में, इमोशन में लाते हो। आप उस बॉडी को उस हिसाब से एडॉप्ट करते हो। अलग इन्वायरमेंट में जाके आप एडाप्टेशन लाते हो, अपने इमोशंस को चेंज करते हो। ये सारी चेंजेस जो होती है ना, अच्छी अच्छी चेंजेस, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट टिल द डेथ चलती रहती है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है ना बेटा, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। डेवलपमेंट चलती रहती है फ्रॉम यूर सेलुलर लेवल से लेकर अप टू डेथ, मरने तक डेवलपमेंट चलती रहती है। जैसे मिसाल है, मेरे अंदर अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा कद वगैरह नहीं बढ़ रहा है, पर मेरे अंदर डेवलपमेंट हो रही है ना। मैं डेली सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मेरा दिमाग बढ़ रहा है, ब्रेन बढ़ रहा है, सोचने की सलाहियत, जजमेंट है, डिसीजन लेने के पावर, जिम्मेवारियों को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं अपने कुछ आदतें हैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से, किस सिचुएशन में किस दोस्त के साथ कैसे बोला जाए, ये होती है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट टिल द डेथ चलती रहती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है बेटा। तो ये हो गई इन दोनों की बातें। अब दो फैक्टर होते हैं, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरे होते हैं जेनेटिकली फैक्टर। डेवलपमेंट और ग्रोथ आपकी डिपेंड करती है डीएनए के हिसाब से। मिसाल है, कोई खानदान एक लंबे कद का टाल है, तो उन बच्चों के अंदर जीन्स भी टाल होंगे, उनके बच्चे भी टाल पैदा होंगे, तो ये जेनेटिकली होता है। कुछ खानदान में डेवलपमेंट जल्दी होती है, वो 16 साल के बच्चे भी ऐसा लगता है 40 साल के जैसे बच्चे, उनकी सोच, सलाहियत, जीनियस होते हैं। तो ये जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली डिसाइडेड होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब कुछ लोग हैं खा बहुत रहे हैं, अच्छी तरह खा रहे हैं, अच्छी डाइट मिल रही है, केयर भी मिल रहा है, फिर भी उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट वैसी नहीं हो रही है। माना इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको मिल रहे हैं अच्छी तरह, पर जेनेटिकली वो बंदा सही नहीं है, उसका डीएनए जो है खानदान का वो सही नहीं है। तो ये भी चीज़ डिपेंड करती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन टू फैक्टर। एक फैक्टर है बेटा, इसका नाम है इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौल, खाना पीना, संगत, सोबत, केयर। अच्छा, दूसरा फैक्टर होता है जेनेटिकली, यानी कि वो बंदा खुद जेनेटिकली कैसा है, डीएनए उसका कैसा है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनको इन्वायरमेंट सही नहीं मिलता है, पर जेनेटिकली वो स्ट्रॉन्ग होती है, माँ बाप उसके स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी जीन स्ट्रॉन्ग होती है, वो लंबे भी हो जाते हैं थोड़ा सा खाने में, और हैवी लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, आवाज़ भी अच्छी होती है, पढ़ाने का स्किल्स आता है, वो सिचुएशन को समझ भी जल्दी जाते हैं। ये जेनेटिकली भी होता है। ठीक है बेटा। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, देखो ये क्या है, मेरी ग्रोथ भी अच्छी हुई है, डेवलपमेंट भी अच्छी हुई है, ये सारी चीज़ें, ये मजाक था XYZ। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ चलती रहती है। अब आगे चलते हैं, एक अगला टॉपिक है, इसका नाम है फर्टिलाइजेशन एंड इट्स साइड।
अब पिछला जो आपका चैप्टर था ना रिप्रोडक्शन, उसमें भी हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन और उसकी साइड क्या होती है, आपको पता होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में जिस बच्चों ने पढ़ा होगा। तो आपकी ये ओवरी है बेटा, ये फीमेल के अंदर होती है ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरी जो है आपको पता होगा कि ओवरी के अंदर बेटा स्पेशल सेल होते हैं, खास सेल होते हैं जो अंडा बनाते हैं। इन सेलों को हम कहते हैं oocyte, इन सेलों को हम बेटा कहते हैं oocyte सेल। और इन oocyte सेलों को चारों तरफ कवर करके बैठे हुए होते हैं, इन सेलों को हम कहते हैं फॉलिकल सेल। ये दूसरे सेल है, इनका नाम है बेटा फॉलिकल सेल, ठीक है बेटा। अब होता क्या है, जब लड़की 13 साल की होती है, 13 ईयर की, तब उस औरत की बॉडी में, तब उस बच्ची की बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आके इन oocyte और फॉलिकल सेलों को स्टिमुलेट करता है। अब ये oocyte और फॉलिकल सेल है ना, ये डेवलप होंगे, ग्रोथ भी होंगे, डेवलप होंगे। अब जैसे देखें, हम सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो इसमें देखें पहले ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ यानी कि ये सेल साइज में बड़ा, oocyte सेल देखो ये साइज में से बड़ा हो जाएगा, ये हुई इसके अंदर ग्रोथ। अब फॉलिकल सेल जो है ना वो भी अपनी तादाद को बढ़ाएंगे, ऐसे देखो वो भी सेल डिवीजन कर रहे हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, बहुत सारे सेलों में इंक्रीज हुए। तो ये हो गई ग्रोथ। ग्रोथ के साथ साथ इसमें डेवलपमेंट भी हुई है। ये आपका जो oocyte था ना, पहले इसका नाम था प्राइमोर्डियल oocyte या प्राइमरी oocyte, ये अब चेंज हो गया है फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte का चेंज होना सेकेंडरी oocyte, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, ना कि ग्रोथ। पर ये डेवलपमेंट हुई किसकी वजह से? ग्रोथ की वजह से, सेल डिवीजन की वजह से। अब आपका ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा, मेयोसिस 1 डिवीजन करेगा, जिसके नतीजे में डिवाइड होगा इनटू 2 सेल, एक छोटा सा सेल बनेगा। इस छोटे से सेल को हम कहते हैं पोलर बॉडी। एक बड़ा सा सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, जो आपकी ओवरी के अंदर हो रहा है, अंडा बनने वाला प्रोसेस, और ये कराने वाला FSH हार्मोन होता है। ये प्रोसेस शुरू होता है जब बच्ची 13 ईयर की होती है, और इस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज में, ठीक है बेटा। अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया है। अब इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराने के लिए एक और हार्मोन आएगा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से, इस हार्मोन का नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन आपके इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराएगा ओवरी से, और इस कंडीशन को कहते हैं ओव्यूलेशन। अच्छा बेटा, अब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, बहुत ईजी, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, एप्लाइड सेल है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, इस कंडीशन को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ओवरी से ये सेकेंडरी oocyte जो सेल है ये रिलीज हुआ, पहले अंडा नहीं बनता है ओवरी में, ओवरी में जो चीज़ बनती है इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। अंडा ओवरी से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte की फॉर्म है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म है। अब ये अंडा ओवरी से निकल के आ जाएगा इस ट्यूब में जिसका नाम है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब भी इसको कहते हैं। अब ये आपका सेकेंडरी oocyte आ जाएगा बेटा इस ओविडक्ट के अंदर, ये आ गया ओविडक्ट में। अब हम सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ देखें तो सेकेंडरी oocyte के बेटा चारों तरफ कुछ खास सेल भी होते हैं। ये सारे सेल ये आपके फॉलिकल सेल्स हैं, ठीक है बेटा। फॉलिकल सेल आपके सेकेंडरी oocyte की प्रोटेक्शन करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको नरिशमेंट भी करते हैं। ये सारे आपके स्पेशल सेल हैं जो आपके सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ पड़े हैं, और ये सेल यहाँ पे लेयर की फॉर्म में होते हैं, और सेकेंडरी oocyte के बाहर ये 2 लेयर बनाते हैं फॉलिकल सेल्स। इन लेयर को हम कहते हैं जूना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे जूम करते हैं बेटा। अब ये देखें, ये आपका भाई साहब ये रहा सेल, इस सेल का नाम है एप्लाइड सेल, या फिर इस सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte बना है। अभी हम देखें तो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ आपको खास सेल नजर आएंगे, ये सारे बेटा आपके सेल हैं, और इन सेलों को हम कहते हैं ग्रेनुलेसा सेल, या इनको हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में फॉलिकल सेल। अब ये फॉलिकल सेल रह रहे हैं जो कि एक लेयर बना रहे हैं सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ। इस लेयर का नाम है जूना पेलुसिडा, इस लेयर का बेटा नाम है जूना पेलुसिडा। ऐसे ये जो सेल है एक और लेयर भी बनाते हैं, ये देखो ये सेम फॉलिकल सेल है या ग्रेनुलेसा सेल है, ये बाहर एक और लेयर बना रहे हैं, ये दूसरी नंबर लेयर है आपके सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ। इस लेयर का नाम होता है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो कितनी लेयर है? 2 लेयर है भाई साहब।
अब ये 2 लेयर कहाँ से बनी, ओ यहाँ से, इस चीज सेलों का नाम है फॉलिकल सेल्स। और अंदर जो अंडा बना है जिसको सेकंड oocyte कहते हैं, ये कहाँ से बना, बाय मेयोसिस डिवीजन, और ये बनाने वाला oocyte सेल है, और ये बनवाने वाला एफ हार्मोन है, इसको कहते हैं oogenesis, ओवुलेशन, ये चीज इधर आ गई। अब पहले ये जो स्ट्रक्चर थी ना ओवरऑल, इसका नाम था ग्राफियन फॉलिकल। आपके जो भी फॉलिकल सेल हैं सेकंड oocyte, इन सबको मिला के ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, वेसिकुलर फॉलिकल या ग्लैंडुलर फॉलिकल कहते हैं। और इससे हुई ओवुलेशन, इसमें सेकंड oocyte निकल के बाहर आ गया। अब ग्राफियन फॉलिकल को हम कहेंगे रप्चर फॉलिकल या कार्पस ल्यूटियम। अच्छा, अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे जूम किया है। अब होगा क्या बेटा, अब यहाँ पे 14 डेज, 14वें दिन पे, 14वें दिन पे ये ओवुलेशन हुआ है, यहाँ पे औरत में अंडा रिलीज हुआ है, रिलीज कराने वाला LH हार्मोन है। अब ये अंडा जो है सेकंड oocyte की फॉर्म में अभी पड़ा है ना, ये आया है ओविडक्ट में। अब यहाँ पे अगर सेक्स होता है, मर्द अपनी स्पर्म दे देता है लेडी को, औरत को, ये मर्द जो है उसकी स्पर्म है या ये औरत के अंदर सेक्स आर्गन में, रिसेप्टर आर्गन में, जिसका नाम है वेजाइना। वेजाइना का काम होता है स्पर्म को लेना, ये हम फीमेल पार्टिसिपेशन में डिस्कस कर चुके हैं इस आर्गन को, ठीक है। अब मर्द की स्पर्म आ गई है, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, मर्द अपनी 400-500 मिलियन स्पर्म डालता है औरत के अंदर, ठीक है, वेजाइना में। अब ये 400-500 मिलियन स्पर्म में कुछ किस्में कमज़ोर होंगी, कुछ हेल्दी होंगी, कुछ स्ट्रॉन्ग स्पर्म्स भी होंगी। अब ये जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा वो जल्दी से, तेजी से, स्पीड से आगे बढ़ेगा। ये देखो ये स्पर्म वेजाइना से होता हुआ आ गया यूटेरस में, यहाँ से ये स्पर्म जो स्पीड वाले होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ना, वो स्पर्म भागते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं ओविडक्ट में। अब इन दोनों की मूवमेंट एंटी पैरेलल है। स्पर्म की मूवमेंट यूँ डाउनवर्ड से अपवर्ड हो रही है और अंडा यूँ आ रहा है, यानी कि यूँ गाड़ियाँ एक दूसरे के अपोजिट आ रही है। अंडा ऐसे आ रहा है सेकंड oocyte, स्पर्म यूँ ऐसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आपका स्पर्म फाइनली पहुँच जाएगा आपके सेकंड oocyte के करीब। अब ये भाई साहब देखो, ये स्पर्म आपका पहुँच गया है सेकंड oocyte के करीब, ये स्पर्म पहुँच गया है, और इस चीज़ को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं इजीली समझने के लिए। अब ये आया एक स्पर्म, ऐसे ये दूसरा स्पर्म भी आया है, ऐसे ये तीसरा स्पर्म भी आया, बहुत सारे स्पर्म आ गए हैं सेकंड oocyte के चारों तरफ ओविडक्ट में। और ये चीज़ हो रही है ना फर्टिलाइजेशन, ये ओविडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट में होती है, यानी कि ओविडक्ट का शुरुआती जो हिस्सा है इसको प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं, यहीं पे होती है फर्टिलाइजेशन। सेकंड oocyte यहाँ पे मैच्योर है, वो बना पड़ा है। अब स्पर्म तो बहुत सारे आए हैं, बच्चा बनाने के लिए हमें कितने स्पर्म चाहिए, एक आधा स्पर्म चाहिए। अब स्पर्म आपको पता ही है एप्लाइड सेल है बेटा, और इसमें टोटल 23 DNA होते हैं, स्पर्म के अंदर 23 DNA हैं। अब ये तो मिसाल है 3 स्पर्म आ गए हैं। अब फर्टिलाइजेशन इस सेकंड oocyte से कितने स्पर्म की होगी, एक की। वो कैसे, देखो बेटा, कोरोना रेडिएटा जो लेयर है ना, इसका काम एक ही है, वो खाना देना है, इसका काम है न्यूट्रिशन देना आपके सेकंड oocyte को, इस सेल को। इसका काम बेटा एक ही है, न्यूट्रिशन देना, खाना देना, ये इसकी माँ बाप होती है कोरोना रेडिएटा लेयर। अच्छा, ज़ूना पेलुसिडा ये खास लेयर है, इस लेयर का काम होता है प्रिवेंट अदर स्पर्म्स। इस लेयर का खास काम है वो ये कि बाकी स्पर्म्स को रोकना और अलो करना, इजाज़त देना, अलो मेन स्पर्म्स, मेन जो स्पर्म होगा, खास जो स्पर्म होगा, हेल्दी जो स्पर्म होगा ना, उसको इजाज़त देना, ये काम होता है ज़ूना पेलुसिडा, ये इनर लेयर है ना ये। अब सेकंड oocyte के अंदर ये दूसरी लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेकंड oocyte का ये न्यूक्लियस पड़ा है, ये सेकंड oocyte है पूरा का पूरा। अब जैसे ही स्पर्म जो पहले आया है स्पीड से आया, ये पेनिट्रेट होगा और ये आगे कोरोना रेडिएटा लेयर को ब्रेक कर देगा, आगे चलकर ये जाके आपकी इस ज़ूना पेलुसिडा लेयर है ना, इसको भी ये स्पर्म जाके पेनिट्रेट करेगा। अब ये स्पर्म देखो अंदर जा रहा है, ये आ गया, ये आ गया अंदर भाई साहब, ये अंदर आ गया। अच्छा, अब ज़ूना पेलुसिडा लेयर को पता चल गया कि भाई एक स्पर्म तो आ गया है, अब बाकी स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं है, ये स्पर्म सबसे स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है, ये पहले पहुंचा है, ठीक है, अंडे के करीब। अच्छा, अब ज़ूना पेलुसिडा लेयर क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सख्त हो जाएगी और ज़्यादा सिकुड़ जाएगी, बाकी स्पर्म्स को ये अंदर आने नहीं देगी ये लेयर। सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर आने दिया है जो मेन स्पर्म था, हेल्दी था, फास्टेस्ट था, जो जल्दी पहुंचा है, ठीक है बेटा। अब ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म की स्ट्रक्चर को हम लास्ट टाइम अच्छे से एक लेक्चर में मेल लीपर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है आपका स्पर्म। स्पर्म के आगे एक खास चीज़ होती है लगी हुई, जिसको स्पर्म का लाइसोसोम कहते हैं, या इसके स्पर्म को हम कहते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम या लाइसोसोम, ठीक है बेटा। और ये रहा स्पर्म का मिडिल पोर्शन, जिसमें आपका न्यूक्लियस होता है और आपके DNA होते हैं। ये स्पर्म की टेल होती है पूंछ,
जो कि एक्चुअली और कुछ नहीं है, फ्लैजिला होती है जो उसको मूवमेंट कराती है स्पर्म को। अब एक्रोसोम जो है यहाँ से एंजाइम रिलीज होगा और ये एंजाइम जाके ज़ूना पुलिसेलर को तोड़ देता है और ये सेल मेम्ब्रेन को भी तोड़ेगा। अब नतीजे में देखो ये स्पर्म फट गया है, बस्ट हो गया है। अब इस स्पर्म से न्यूक्लियस निकलेगा बाहर, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। स्पर्म जो है फादर जो है वो और कुछ भी नहीं देता है सिवाय डीएनए के। स्पर्म में सिर्फ और सिर्फ डीएनए आता है, न्यूक्लियस ही अंदर आता है अंडे के अंदर, फीमेल के अंडे के अंदर। अब स्पर्म का न्यूक्लियस देखो बेटा, ये धीरे धीरे निकल गया बाहर स्पर्म से और ये न्यूक्लियस आ गया। अब ये 2 न्यूक्लियस हैं। अब ये आपका सेकंड यूसाइट है, इसके साथ जैसे ही स्पर्म अटैच हुआ तो अब ये सेकंड यूसाइट डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन। अब ये सेकंड यूसाइट डिवाइड होगा और इसमें जो डीएनए थोड़े अलग होंगे और एक और छोटा सा सेल इससे निकलेगा बाहर। ये बना एक छोटा सा एक और सेल, इसको कहते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये एक और पोलर बॉडी बन गई, ठीक है बेटा। अब ये जो सेल है, अब इसको हम कहेंगे एग। अंडा जो बनेगा ना वो आफ्टर द पेनिट्रेशन स्पर्म बनता है। ये ऐसे दो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब देखो ये सेकंड यूसाइट था, ये सेकंड यूसाइट था। इसके साथ जैसे ही स्पर्म ने स्टिमुलेट किया ना, जैसे स्पर्म अटैच हुआ ना, सेकंड यूसाइट डिवाइड हो जाता है। ये ऐसे टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू 2 सेल। अब ये डिवाइड करेगा, ये एक सेल बना, ये दूसरा सेल छोटा सा बना। इस छोटे से सेल को हम बेटा कहते हैं पोलर बॉडी। ये छोटा सा सेल इसका नाम है पोलर बॉडी और ये बड़ा जो सेल है इसका नाम है एग। तो एग तभी बनेगा जब स्पर्म इसके साथ अटैच होगा, पेनिट्रेशन होगा, नहीं तो सेकंड यूसाइट की फॉर्म में रहेगा। और अगर फटेरा नहीं होती है तो यही सेकंड यूसाइट आएगा, डीजन हो जाएगा, 2 दिनों बाद फिर ब्लीडिंग होगी, गंद के साथ ये सारा सेकंड यूसाइट डीजन निकलेगा बाहर, ठीक है बात। अच्छा, अब ये स्पर्म मिसाल पेनिट्रेट हो गया है। अब स्पर्म का अंडा जो था उसके अंदर इसका न्यूक्लियस आ गया है स्पर्म का। अब ये स्पर्म का न्यूक्लियस और एग एंड उसका न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूजन ऑफ एग इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो यहाँ पे ना कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी का बेटा मतलब होता है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है, गेमी का मतलब है गेमेट्स का न्यूक्लियस और उसकी फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो रही है, न्यूक्लियस जो है ना आपके स्पर्म के और अंडे के वो फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, जिसके नतीजे में जायगोट बन जाएगा। अब ये न्यूक्लियस दोनों 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे। अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल गए, ऐसे दोनों एक हो गए, दोनों न्यूक्लियस। अब एन और एन क्या हो गया 2n, यानी कि डिप्लॉइड सेल हो गया। अब इस अंडे को अंडा नहीं कहेंगे, अब इस अंडे को कहेंगे फर्टिलाइज ओवम, या इस फर्टिलाइज ओवम को दूसरे नाम से कहेंगे जायगोट। इसी अंडे को ही जायगोट कहेंगे जब न्यूक्लियस दोनों 2 जिस्म एक जान हो जाएगी, जब दोनों मिल जाएंगे। अब देखो बेटा, स्पर्म में टोटल डीएनए थे 23 डीएनए थे स्पर्म में और 23 डीएनए थे अंडे के अंदर। अंडा जो था माँ का उसमें भी 23 डीएनए थे, सॉरी स्पर्म नहीं डीएनए, ज़ुबान स्लिप हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लासें वगैरह हैं ये वो। अच्छा बेटा, तो ध्यान दें, स्पर्म के अंदर 23 डीएनए, हैप्लॉइड सेल है, अंडा भी हैप्लॉइड सेल है, इसमें भी 23 डीएनए। अब ये दोनों हैप्लॉइड सेल जब मिले, 2 जिस्म एक जान हुए, तो इसके नतीजे में एक बड़ा सा सेल बना। ये भाई साहब बड़ा सा सेल बना, 23 जब ये दोनों मिले तो टोटल जो सेल हो जाएंगे ना अब 46 हो जाएंगे। ये 40 सेल वाला जो चीज़ है, इस चीज़ को हम कहते हैं जायगोट। ये जायगोट बन गया बेटा, यानी कि डिप्लॉइड सेल बन गया। और ये जायगोट किधर बना, यहाँ ओविडक्ट पे। अंडा स्पर्म दोनों का मेलाप हुआ, फिर ऐसे अंडा स्पर्म दोनों 2 जिस्म एक जान हुए, इसके नतीजे में बड़ा सा सेल बना। इस सेल को हम कहते हैं जायगोट। तो ये जायगोट आपका यहीं पे बनता है, ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन भी यहीं पे होती है, ओविडक्ट में। क्लियर है बात यहाँ पे। अब जायगोट जो बना ये डिप्लॉइड सेल है, एप्लाइड है बेटा, ये डिप्लॉइड सेल है। इसमें 40 डीएनए होते हैं, 46 डीएनए होते हैं, 23 मदर के 23 फादर के। अब ये जायगोट जो है यहाँ पे डिवीजन करेगा शुरू। अब ये डिवीजन शुरू करेगा माइटोसिस डिवीजन। अब ये डिप्लॉइड सेल जो जायगोट है ये माइटोसिस करेगा, इस डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनेंगे। आपको पता है माइटोसिस डिवीजन में डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल ही बनते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये जायगोट जो है डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से ये फिर 4 सेल होंगे, 4 के बाद ये 8 सेल होंगे, 8 से फिर ये 16 सेल बनेंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज, ठीक है बेटा। तो जायगोट का डिवाइड हो रहा है, इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन या क्लीवेज। अब ये 8 से 16 फिर 32 ऐसे 60 सेल बन जाएंगे। 60 सेल जब बनेंगे ना तो इस 60 सेलों के गुच्छे को हम कहते हैं मोर्यूला, मोर्यूला कहेंगे। फिर मोर्यूला और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और सेलों में चेंजेस आती जाएंगी, सेल सेंटर से साइडों में चलते जाएंगे, तब इसके पूरे सेलों के स्ट्रक्चर को, गुच्छे को हम कहते हैं ब्लास्टूला। जब ब्लास्टूला पाल बनेगा ना, यानी कि सेलों का बड़ा सा गुच्छा बन जाएगा ना, ऐसे बहुत सारे सेल होंगे, हज़ारों की तादाद में सेल होंगे ना,
तब ये जो ब्लास्टुला है, ये पूरे सेल के गुच्छे को हम कहते हैं ब्लास्टुला। तब ये ब्लास्टुला आके यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट माना एंडोमेट्रियल लेयर के अंदर समा जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। ये एंडोमेट्रियल लेयर है, उसके अंदर ये बाल जो है नन्हा सा गोश्त का टुकड़ा है, अभी बच्चा छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है। 7वें 8वें दिन इम्प्लांटेशन होगी यूटेरस के अंदर, ये सारे सेल आ जाएंगे। फिर ये यूटेरस इसमें समा जाएगा। फिर आपके सेल भी, बच्चे जो बनाने वाले सेल हैं जिसको हम अभी ब्लास्टुला कह रहे हैं या ब्लास्टोमर कह रहे हैं, ये भी इसके अंदर आ गए। अब यूटेरस को खाना देगा सेलों को। फिर ये सेल जो है बच्चा बनाने वाले बढ़ते जाएंगे, करोड़ों अरबों लाखों सेल हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्रुला। फिर ये सेलों से अलग अलग आर्गन बनेंगे, आर्गन फिर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। 1-2 महीने के बाद आपको बाकायदा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चे की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। फिर ये बच्चा बढ़ता जाएगा, ऐसे यूटेरस भी बढ़ता जाएगा और ओवरी से एक हार्मोन भी सीक्रेट होता जाएगा कार्पस ल्यूटियम से। इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेन करता रहेगा, बच्चे की ग्रोथ कराता रहेगा। फाइनली ये छोटा सा जायगोट से बने हुए सारे सेल चेंज हो जाएंगे एक नन्हे मुन्ने से बेबी के अंदर, और उसको टाइम लगता है 9 महीने। अब ये सेल डिफरेंशिएट होते जाएंगे, 3 जर्मिनल लेयर बनाएंगे, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद करो तो भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, कैसे हुई, और सेकंड यूसाइड क्या है, इसकी लेयर कौन सी थी, लेयर का काम क्या था, और इसकी साइड क्या थी। ये था आपका फिलहाल का टॉपिक। अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लीवेज क्या है, मोरूला क्या है, ब्लास्टुला क्या है, गैस्ट्रुला क्या है, जर्मिनल लेयर्स क्या क्या होती हैं, आर्गन कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा। अभी मेरा थोड़ा आवाज़ भी चेंज होगा क्योंकि गला भी थोड़ा बैठा हुआ है। अब ओवरऑल इसको समराइज करते हैं, इसका ओवरव्यू करते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पता पड़ता है। ग्रोथ हम कहते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, टिश्यू, आर्गन, साइज, मास, वॉल्यूम, वेट, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ के बाद दूसरी होती है चीज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब चेंज आना, तब्दीली आना, यानी कि सेलों का डिफरेंशिएट होना। जैसे मिसाल है, आपकी बॉडी में सेल तो सारे एक जैसे हैं ना। अगर वो सेल कोई स्पर्म बना रहा है, दूसरा सेल कन्वर्ट हो रहा है अंडे में, एक और सेल दिल में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। फिर ये सही सेल जो है डेवलप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आर्गन्स के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, आपके अंदर अच्छे अच्छे करेक्टर ला रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल के अंदर ही, ओविडक्ट में होती है। और फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म करता है, ये करता है एग के साथ। शुरू में एग सेकंड यूसाइड की फॉर्म में ओवरी से रिलीज होता है, और सेकंड यूसाइड को जैसे ही पेनिट्रेट करेगा ना स्पर्म, तो सेकंड यूसाइड बेटा फिर कन्वर्ट हो जाएगा एग के अंदर। आफ्टर द मियोसिस 2 की कंप्लीट होने के बाद, ये आपको टॉपिक ऊजेनेसिस टॉपिक मेरा पढ़ो, लेक्चर पढ़ा है, उस पर अच्छी तरह पढ़ो, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग और ये ऊजेनेसिस वगैरह कैसे होता है। अच्छा, फिर ये स्पर्म का न्यूक्लियस आया, और न्यूक्लियस जैसे ही अंडे के न्यूक्लियस का फ्यूज हुआ, तो ऐसे ये जायगोट आपका डिप्लॉइड बन गया, बड़ा सा सेल बन गया, जिसको हम डिप्लॉइड या फ्यूज अंडा कहेंगे या जायगोट कहेंगे। फिर ये जायगोट आके यूटेरस में इम्प्लांट होगा, यानी कि अंदर आएगा एंडोमेट्रियल लेयर में, वहाँ पे जायगोट हज़ारों लाखों सेल बनाएगा, ऐसे ही बच्चे की बॉडी बन जाएगी या बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में अगली तरह बातें करेंगे। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें, और कोई बेटा बाकी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।